नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज रहे हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। लाख टके की बात में आज सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। आज ही दोनों को दोषी ठहराया गया और सजा का ऐलान किया गया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों को ही 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने धारा 353 में 2 साल और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं अब्दुल्ला आजम की सदस्यता पर भी अब खतरा है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर किसी मामले में विधायकी और सांसदी चली जाती है। और ऐसे में पहले ही आजम खां जिनकी विधायकी चली गई, जिसकी वजह से रामपुर में विधानसभा उपचुनाव करवाना पड़ा, और अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। तो सबसे बड़ी खबर कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सस्ता जाएगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिर मुश्किल में आजम परिवार। आजम खान अब्दुल्ला आजम को सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। आपको बता दें, साल 2008 का ये मामला है। सड़क रोककर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप आजम खां पर, उनके बेटे पर, 6 और लोगों पर था। 6 को तो आज अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी ठहराते हुए मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को ही 2-2 साल की सजा सुनाई है और इसी के साथ दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जुर्माना भी लगा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि आजम परिवार पर आ रही मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। आजम खां कई मामलों में पहले कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 3 साल की सजा मिल चुकी है हेट स्पीच के मामले में, और अब इस मामले में 2 साल की सजा और सुनाई गई है। वहीं अब्दुल्ला आजम, उनकी विधायकी पर भी अब खतरा। टेक्निकली देखा जाए तो 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी चली जाती है। ऐसे में आजम खां की विधायकी भी अब खत्म हो गई, अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी खत्म हो गई है। औपचारिक तौर पर क्या प्रक्रिया है, ये आगे इस वक्त देखने वाली बात है। जाहिर तौर पर और आजम खान अब्दुल्ला आजम के लिए आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर। आजम खान की सजा पहले ही जा चुकी है और अब्दुल्ला आजम के सामने अब यहां पर संकट के बादल हैं, क्योंकि 2 साल की सजा मिली है। और इससे पूर्व में देखा जाए तो जो 2-3 उदाहरण निकलकर सामने आते हैं, उसमें भी 2 साल की सजा पर सजा गई है। तो अगर कानूनी पहलू को अभी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए और इन चीजों को समझा जाए तो 2 साल की सजा पर सस्ता चली जाती है। ताजा मामला खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का ही है, पूर्व विधायक, जिनकी विधायकी 2 साल की सजा पर ही चली गई। छजलैट में जाम का मामला था। गाड़ी चेकिंग करी गई थी, जिसके दौरान इनके द्वारा विरोध करा गया था और जाम लगाया गया था। टोटल 9 अभियुक्त थे, 2 सिद्ध हो गए, 7 दोष मुक्त हो गए। आजम खान और अब्दुल्ला आजम। तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम को यहां पर सजा हुई है। अब अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सस्ता जाएगी। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिर मुश्किल में है आजम परिवार। तो गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी चेकिंग का विरोध किया था आजम खान ने, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने, और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, खासकर आजम खान के समर्थक, सड़क पर जाम लगाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। आजम खान समेत 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। अब्दुल्ला आजम की विधायकी को अब खतरा है। 2 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता विधानसभा से हेट स्पीच के मामले में पहले ही जा चुकी है। 3 साल की सजा उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। दोनों को ही 2-2 साल की सजा सुनाई गई है, जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब दोनों को जमानत मिल गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। दोनों को पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद यहां पर और इस वक्त हाईकोर्ट के वकील उपेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। आज का जो ये पूरा घटनाक्रम है,
आजम परिवार पर किस तरह से है ये? अब्दुल्ला आजम, क्या उनकी विधायकी भी चली जाएगी? अब 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब देखिए, ये जो द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, इसका सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 स्पेसिफिक कहता है कि किसी भी ऑफेंस में अगर कन्विक्शन हुआ नॉट लेस देन 2 इयर्स, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन उसकी जो है वो सदस्यता चली जाएगी। तो अगर इनकी सजा 2 साल है तो निश्चित इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये क्या सजा के ऐलान के साथ ही एप्लीकेबल है या फिर इसमें ये हायर कोर्ट पे या कहीं और जगह जाकर के जब एप्लीकेशन देंगे, याचिका देंगे, उसके बाद सुनवाई के बाद ये चीजें मानी जाएंगी? इस तरह का कोई इसमें टाइम वो नहीं किया गया है। जो प्रोविजंस हैं उसमें उसी फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ही डिस्क्वालीफाई का है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन को और उसको उनके कन्विक्शन दोनों को कोई स्टे न कर दे सक्षम कोर्ट, तो ये जो एक्ट कहता है उसके अनुसार जिस डेट को इनका कन्विक्शन हुआ उसी से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। जी, ये भी बताइएगा, इससे पहले जब आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी तब भी ये सवाल उठे थे, और विक्रम सैनी जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक, उनके मामले में भी सवाल उठा था। 2 साल की सजा उन्हें भी सुनाई गई थी हेट स्पीच के मामले में, जिसके बाद उनकी भी सदस्यता चली गई। हालांकि कहीं से भी औपचारिक तौर पर कोई लिस्ट नहीं आई थी। क्या ऐसा होता है, कहीं से कोई जानकारी दी जाती है, या फिर ये अब विधानसभा स्पीकर के ऊपर होता है कि वो कभी भी जानकारी देंगे, या विधायकों की कोई सूची होगी तो उस सूची से बस नाम हट जाएगा? नहीं, वो निश्चित रूप से वो अपने यहाँ से उसकी घोषणा कर उन तक सूचना पहुंचेगी। अगर जो इसके सक्षम वो हैं विधानसभा अध्यक्ष तक ये बात पहुंचाई जाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो लिस्ट जारी करेंगे कि हाँ ये सदस्यता को इनकी डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, सदस्यता इस कन्विक्शन के आधार। सर, जरा तमाम दर्शकों को धारा 353 जो कि बताया गया है कि 353 सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर आरोप था, सड़क को जाम किया गया था, 2008 का ये मामला है। तो अगर आप समझा पाएं, क्योंकि लोग इस बात को सड़क जाम करने में 2 साल की सजा और 353 का क्या करेक्शन है, जरा बताइए जरा इसको। देखिए, अब सजा जो है वो कर दी गई है, इस पर तो हम लोग बहुत कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई न्यायालय का विवेक है, उसके ऊपर का न्यायालय उस पर कुछ कमेंट कर। लेकिन ये बता सकते हैं आपकी 253 का जो मामला है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सजा का प्रावधान क्या होता है? मैक्सिमम सजा तो 5 साल तक की है 353 में। मैक्सिमम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दीजिए जरा 353 को। धारा 353 में क्या रहता है? डेफिनेशन है आईपीसी का, उसमें असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी। किसी पब्लिक सर्वेंट को भयभीत करना ताकि वो अपनी ड्यूटी को न कर पाए, ये इसका डेफिनेशन है। इसमें मैक्सिमम सजा जो है 5 साल की है, फाइन भी है या दोनों हो सकती है। और ये जो है सेशन से ट्राइबल बाय सेशन है, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 साल की सजा भी की है तो ये भी परमिसिबल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो ये देख रहे हैं कि कुछ देर पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद जमानत भी हाथ के हाथ हो गई है। तो जी सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है कि अगर 3 साल से कम की सजा है तो ट्रायल कोर्ट जो है इंटरिम बेल पर रिलीज कर सकती है उस आदमी को, अपील कोर्ट दाखिल होने तक के समय देते हुए कि आप इतने दिन में अपील दाखिल करिए, तब तक के लिए आपको इंटरिम बेल पे छोड़ा जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उठाया होगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव हमारे साथ जो है लगातार बने हुए। राजीव, जाहिर तौर पर सस्ता चली गई, जैसा कि तमाम जगहों से जो अपडेट आ रहा है कि 2 साल की सजा, इसका मतलब सस्ता चली गई है और अब सवार सीट पर। लेकिन अब आएंगे, अब्दुल्ला आजम का रिएक्शन आ गया, उसको दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचवाते हैं। कन्वेक्शन कोई भी कन्वेक्शन जो रामपुर, देखिए अभी एक बात है, और उसमें भी क्या कोर्ट ने साहब है कौन स्पेसिफाई किया था, एसपी कोर्ट अपने ऑर्डर को उसको डायरेक्ट करता। कप्तान साहब एक मेरा निवेदन सुन लीजिए आप। ये हमारा प्रोसीजर है, लेकिन कोर्ट की बात नहीं कर रहे। प्रोसीजर रामपुर में भी वही है, यहाँ पर भी वही। उन्होंने ऐसा ही गलती की होगी, इसका मतलब हमारे साथ लिया जाता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, लोग दे देते हैं। आप नहीं कोर्ट से उस वक्त, आप कोर्ट से उस वक्त कहते कि कोर्ट ने अपना काम कर दिया। ये कि हमें तो फिर कल आना कि अगर आपको कोर्ट परमिट कर दे इस काम के लिए, यू आर वेरी मच वेलकम। क्या परेशानी है इसमें? हमें अगर देखिए एक बात आप दिमाग में रख लीजिए,
we do not come within the definition of convict unless and until the order is final. That is not final. Yes. That is not final. You are only on bail. This order is not final. That is not order final. मैं ये तो कह रहा हूँ कि that is the grant of bail for the only appeal. तो यहाँ आप देख रहे हैं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेशी के लिए दोनों ही आए हुए थे और अब जब सजा का ऐलान हुआ है उसके बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें जमानत मिल गई है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजीव, परेशानियां आजम परिवार पर फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। आजम खान पहले से इस जमानत पर चल रहे हैं, उनकी विधायकी चली गई, अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द ही मानी जाए जिस तरह से 2 साल की सजा सुनाई गई है उन्हें। इस वक्त आजम परिवार का क्या कहना है, समाजवादी पार्टी में किस तरह की हलचल है, कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? हमने जब बात की समाजवादी पार्टी के नेताओं से तो उनका तो यही कहना है कि ये सब कुछ बदले की भावना से हो रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी यही खबर है कि जो मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और रामपुर के स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है। उसके बाद आजम खान के बाद अब अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता रद्द हो गई है, क्योंकि ये पहले से ही तय है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सजा तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। और आपने देखा कि बीते दिनों खतौली के जो बीजेपी विधायक थे विक्रम सैनी, उनको भी 2 साल की सजा दी गई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दोबारा खतौली में चुनाव कराया गया। इसी तरह फिलहाल ये बात एकदम कंफर्म। जी, धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत बड़ी ये हलचल है, बहुत बड़ा फैसला आज का, खासकर अब्दुल्ला आजम के नजरिए से देखे तो उनकी विधायकी भी चली गई। आजम खान की विधायकी पहले ही चली गई थी, अब अब्दुल्ला आजम भी विधायक नहीं रहे हैं। टेक्निकली 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी सांसदी रद्द हो जाती है। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले है। भारतीय जनता पार्टी की नजर पूर्वांचल की 26 सीटों पर है, जिसके लिए एक बड़ा दांव चल दिया गया है। मोदी सरकार ने देश के 13 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं, जिनमें से 3 राज्यपाल यूपी से आते हैं और इस तरह से यूपी से कुल मिलाकर अब तक 7 गवर्नर हो चुके हैं जो किसी न किसी तरह पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर से हैं, तो वहीं सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। बिहार से मेघालय के राज्यपाल बने फागू चौहान आजमगढ़ से आते हैं और मऊ से सियासत करते रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गाजीपुर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर और लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भदोई से हैं। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से हैं, लेकिन उनकी सियासी कर्मभूमि बहराइच रही है और इसी तरह 7 राज्यपालों का ताल्लुक किसी न किसी तरह से यूपी के पूर्वांचल से है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की सियासत पूर्वांचल से तय होती है और उसी 26 सीट वाले पूर्वांचल पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी की नजर है। पहले जेपी नड्डा ने गाजीपुर से 2024 का चुनावी बिगुल फूंका तो पीछे पीछे अखिलेश यादव भी गाजीपुर से ही चुनावी अभियान को धार देने पहुंच गए। लेकिन बीजेपी ने पूर्वांचल पर कब्जे के लिए एक और चाल चली जिसका तोड़ समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और वो चाल है पूर्वांचल के नेताओं को राजभवन भेजना। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी चालें चलनी शुरू कर दी है। नवनियुक्त राज्यपालों की सूची में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो पार्टी के लिए लॉयल है उसको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा। साथ ही इस सूची के माध्यम से जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने पूर्वांचल के नेताओं को राजभवन भेजकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ही राज्यपाल नहीं बनाया गया है, बल्कि मौजूदा समय में देश के अलग अलग राज्यों में यूपी से 7 गवर्नर हैं। इनमें से 7 पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने का है। ये पद किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ को लेकर के नहीं होता है, बल्कि यह पद
कार्य करने वाले दायित्वधारी कार्यकर्ता को कि हाँ कर सकेगा वह, इस नाते दिया जाता है। ये संवैधानिक पद है, इस नाते निष्ठापूर्वक संविधान का पालन करते हुए इसको निभाना पड़ेगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ करो तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है दोनों। मोदी सरकार ने 12 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें कुछ इधर से उधर किए गए हैं तो कुछ नेताओं को भी राजभवन भेजा गया है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के नेताओं को खास अहमियत दी गई है। ब्राह्मण चेहरे के रूप से पहचानने वाले शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, तो अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का गवर्नर नियुक्त किया गया। ऐसे ही ओबीसी समुदाय से आने वाले राज्यपाल फागू चौहान को बिहार से मणिपुर ट्रांसफर कर दिया गया है और ये तीनों ही राज्यपाल पूर्वांचल से आते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ समय के फैसलों को देखें तो आप पाएंगे कि वो अभी से इलेक्शन मोड में है। जिन ताजा नियुक्तियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं राज्यपालों के रूप में भी, तो ये सिर्फ राज्यपालों की नियुक्ति मात्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आप ये देखिए कि इसके जरिए पार्टी ने अपने पुराने कैडर को बड़ी तरजीह दी है। पूर्वांचल के 25 जिलों में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 19 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि 7 सीटें सपा और बसपा गठबंधन को मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है और कोशिश सभी सीटों पर भगवा लहराना है। ऐसे में पूर्वांचल के चेहरे को राजभवन भेजना ट्रम्प कार्ड जैसा है। राम गोपाल द्विवेदी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात राज्यपाल की हो रही है तो विपक्ष ने मोदी सरकार के फैसले पर फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। राशिद अल्वी ये आरोप पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद लगा रहे हैं। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गोगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। जस्टिस नजीर साहब को राज्यपाल बना दिया गया। अब सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे चल रहा है कि उनको उनके 2 फैसलों के लिए, एक बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया उसके लिए और दूसरा जो नोटबंदी पे उन्होंने क्लियरेंस और क्लीन चिट दी है उसके लिए। चलिए बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया। अब पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ गई है। एमएलसी और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के ही एमएलए राकेश प्रताप सिंह मुखर हो गए हैं, विरोध की डगर पर निकल पड़े हैं। राकेश सिंह ने एक दिन पहले स्वामी मौर्य को विक्षिप्त प्राणी कहा था, अब षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली तिवारी भी स्वामी मौर्य के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। हालांकि घर में गिरे अखिलेश यादव का इस विवाद पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब भी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने ढाल बनकर खड़े हैं, जिससे विवाद और ज्यादा गर्मा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। स्वामी मौर्य के विरुद्ध समाजवादी पार्टी में गृह युद्ध छिड़ गया है। स्वामी मौर्य के खिलाफ समाजवादी खुलकर सामने आ गए हैं। चाहे प्रवक्ता हो या विधायक, सबने एक साथ मुखालफत का बिगुल फूंक दिया है और पार्टी अध्यक्ष से एक्शन की मांग कर रहे हैं। पहले पार्टी प्रवक्ता रोली तिवारी तो अब पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने रामचरितमानस का अपमान करने पर स्वामी मौर्य को आईना दिखाया और असली नकली समाजवादी का पाठ पढ़ा दिया। एक तो गौरीगंज की जनता का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने जिता के भेजा है। दूसरा मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो मैंने मंच पे कहा है उनके
विचलित प्राणी, वो इससे प्रमाणित हो रहा है कि वो एक अपने दल के ही 3 बार के विधायक को ऐरा गैरा नत्थू खैरा कहते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं उनसे पुराना समाजवादी हूँ, उनको समाजवादी पहले बनना चाहिए, समाजवाद को समझना चाहिए, और मैं लोहिया को मानने वाले लोग हैं। और समाजवादी पार्टी जोड़ों की राजनीति करती है, तोड़ों की राजनीति नहीं करती है, तोड़ने की राजनीति नहीं करती है। मानस विवाद के जरिए जाति की राजनीति को हवा देने वाले स्वामी मौर्य अब अपने नेताओं के निशाने पर हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब भी स्वामी मौर्य के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। बावजूद इसके विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पहले स्वामी मौर्य को विक्षिप्त प्राणी बताया और अब षड्यंत्रकारी। और ये केवल जाति धर्म में लोगों को बांटना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो मैं केवल एक दोहा कहूंगा कबीरदास जी का कि मूर्ख को समझाओते जान गौ ठिका जाए, कोयला होए ना उजला, फौ मन साबुन खाए लाए। तो ये दोहा बिल्कुल उन पे फटीक बैठता है और ये घाट घाट का पानी पी के आए हैं। पहले इनको समाजवादियों की नीत रीत प्रीत से पूरी तरह से परिचित हो जाना चाहिए, फिर समाजवादियों के किसी बयान पे उंगली उठाना चाहिए। और मैं केवल इतना कहूँगा कि इनको ये चौपाइयाँ तब क्यों नहीं याद आई जब ये बसपा और भाजपा गठबंधन में 2003 से मंत्री थे। लोग डॉक्टर कब से बन गए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। आप ही अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको कोई आता जाता नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे। इसके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने अपने बयान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मुलायम सिंह यादव को याद किया और याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ई रिक्शा शुरू करने के अपने प्रयास की याद दिलाते हुए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हवाले से कहा कि लोहिया ने कहा था कि वो जिंदगी भर साइकिल रिक्शा में नहीं बैठेंगे क्योंकि आदमी को खींचता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई है। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। आभार गडकरी जी, यही असली लोकतंत्र है। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया। 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं। ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि ई रिक्शा क्रांति से कैसे भारत की तस्वीर बदल गई? दरअसल 10 से 20 रुपए में आप आसानी से यात्रा तय कर सकते हैं। गरीबों के लिए एक तरह से रोजगार का ये साधन है। इसे सौर ऊर्जा से भी चार्ज किया जा सकता है, जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको महंगे तेल पर निर्भरता की जरूरत नहीं है, बस चार्ज करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्शा से प्रदूषण नहीं होता, जिससे प्रदूषण से ही बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और इसमें आम रिक्शा की तरह पैडल मारने की जरूरत नहीं है, जिसका जिक्र मंत्री नितिन गडकरी ने किया, जिसकी वजह से ई रिक्शा चलाने वाले को भी बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है और वो कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से